हेलो गुड मॉर्निंग डियर जारेब एस्पिरेंट्स एंड सभी प्यारे मित्रों को स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आईसीटी यूजीसी नेट जारेब दिसंबर 2025 और जून 2026 के दृष्टिकोण से। आईसीटी हमारा बस खत्म होने के कगार पर पहुंच ही चुका है। अभी 3 दिन आईसीटी की क्लास नहीं हो पाई थी, वरना आईसीटी खत्म हो जाता हमारा आज की क्लास में। कुछ मेडिकल इमरजेंसी थे, हाँ, पर हमने आज से कल से हमने हायर एजुकेशन स्टार्ट कर दिया है। तो अब आप लोग साथ में एक क्लास और देखना प्रारंभ की, यानी कि प्रतिदिन अब आप 2 क्लासेस देखना प्रारंभ कर दीजिए। एक तो आपकी आईसीटी बस खत्म हो गई है, हायर एजुकेशन प्रारंभ हो चुकी है, तो आप लोग जाएं वो क्लास भी देखना प्रारंभ कीजिए, यूनिट प्रारंभ कीजिए। आईसीटी के नोट्स कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। क्लास देखिए, हैंड नोट्स बनाइए जो मैं यहाँ बनवाता हूँ आपके, और देन आप उन सभी नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा। बस आईसीटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार हम फास्टली कुछ चीजें देखिए। मैंने अभी जब मैं नोट्स बना रहा था तो कुछ टॉपिक हमने यहाँ नहीं पढ़े, क्योंकि आसान से टॉपिक थे। क्लियर, छोटे छोटे टॉपिक है, 2-2 3-3 4-4 मिनट के टॉपिक थे, तो उनको मैंने नोट्स में दे दिया है। यानी आप जैसे टर्मोलॉजी हम जिसको कहते हैं, बहुत सारी सब टर्मोलॉजीज होती छोटी छोटी, वो सब की सब मैंने नोट्स में ऐड कर दी है। तो आप नोट से पढ़ लेना, उसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर नहीं आती है उसमें से कोई समझ में तो बता देना, तो उस पर हम किसी न किसी क्लास में चर्चा कर लेंगे। अब एक टॉपिक हमारी जो लास्ट जो पॉइंट होता है हमारे इस पाठ्यक्रम में, एक गवर्नेंस पूछा, आईसीटी एंड गवर्नेंस, यानी कि इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और सुशासन, गुड गवर्नेंस पूछा जाता है कि गुड गवर्नेंस में हम लोग आईसीटी का कैसे यूज करते हैं, क्या पूछा जाता है। इसको देखो, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस इसमें भी नहीं है। नोट्स में मैंने सारी चीजें दे दी हैं आपके पास, यदि आपने नोट्स से डाउनलोड किए होंगे, देखे होंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो सारी चीजें आपको उसमें दिख जाएंगी। परंतु हमको इसको कैसे पढ़ना है मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें समझा देता हूँ। देखिए, आईसीटी एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है। अब देखिए ये चीज होती क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आईसीटी का मतलब तो मैंने आपको बताया था, किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, स्टोर करना, फिर उसे संसाधित करके प्रेषित करने की जो प्रक्रिया है वो आईसीटी कहलाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आईसीटी में सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस की बात। क्या आखिर साहब आईसीटी में गुड गवर्नेंस होता क्या? यानी आईसीटी का यानी शासन को, सरकार का जो हमारे सुशासन है, सरकार के जो क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती है हमारी, जितने भी हमारे प्रशासनिक विभाग होते हैं, जितने भी हमारे सरकार के क्रियाकलाप कार्य होते हैं जो जनता के लिए किए जाते हैं। क्लियर, जैसे कि आईएएस, जैसे कि अखिल भारतीय सर्विसेज की आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, जो हमारी अखिल भारतीय सर्विसेज होती हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी सर्विसेज मिला के 3 सर्विसेज हमारी अखिल भारतीय सर्विसेज में आती है। और इसके अतिरिक्त फिर राज्य की जो प्रशासनिक सेवा होती है, तो इन सब में हम सुशासन को कैसे लेकर आए। एक गुड गवर्नेंस वर्ड यूज होता है, क्या होता है गुड गवर्नेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुशासन। सुशासन एक होता है शासन करना, एक होता है सुशासन। सुशासन का अर्थात जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी शासन का निर्माण करना या उसका संचालन करना, जो जनता को कम परेशानी दे, उनको बेहतर सुविधा, बेहतर सहूलियत के साथ जो आपका शासन प्रशासन करने की जो प्रक्रिया होती है वह सुशासन कहलाती है। आईसीटी में क्यों लाया गया? क्योंकि आईसीटी का यूज करके कैसे हम सुशासन को क्या कर सकते हैं, लाभदायक बना सकते हैं। किसको? आईसीटी का उपयोग करके, आईसीटी का उपयोग करके सुशासन को आसान बनाया जा सकता है, आसान बनाया जा सकता है। अब देखो, यहां से प्रश्न डायरेक्टली नहीं आते उतने ज्यादा, परंतु कभी कोई प्रश्न आपसे एक दो पूछ लिया जाए, है ना। ये सीधे सीधे प्रश्न होते हैं, कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न होते हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट इसमें हमको नहीं मिलते देखने के, ठीक है। अब जैसे कि ई गवर्नेंस की हम बात करते हैं, ई गवर्नेंस में आपका यूज होगा किसमें, ई गवर्नेंस में। अब ई गवर्नेंस में जब यूज होगा आपका, मैं लिख देता हूं पहले, एक ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस यानी कि ये पूरा का पूरा आपका होता है ऑनलाइन या डिजिटल मोड में।
अब जब ये आएगा, अब देखिए जब ई गवर्नेंस जब होगा तो गवर्नमेंट को कोई भी सैलरी कैश में नहीं देना पड़ेगी, सीधे क्या होगा, डीबीटी के माध्यम से जाएगी। किसके माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से ये जो भी हितग्राही होगी उसके अकाउंट में पैसा पहुंचेगा, अकाउंट में सीधे के सीधे मनी ट्रांसफर किए जाएगी इससे। ये किस चीज का इसमें किस चीज का यूज हो रहा, अब ये सुशासन का एक प्रकल्प है। पहले क्या होता था, सरकार वहां से पैसा आएगा, नीचे पैसा जिस हितग्राही को जो पैसा मिलना चाहिए वो उसको मिलता ही नहीं था। क्यों, वहां से आते आते वो पैसे खा लिए जाते थे, नहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते थे। अब इससे क्या फायदा हुआ, सीधा पैसा किसके आएगा, जो सीधे जो मनी जो ट्रांसफर हो रहा है ये किसके अकाउंट में आएगी, सीधी की सीधी ये आएगी हितग्राही, हितग्राही के बैंक अकाउंट में ये मनी ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर। अब इससे किस फायदे क्या हो गए, इससे फायदे क्या हमको, तो इससे देखो एक तो समय की बचत, समय कम लगेगा, ठीक है, भ्रष्टाचार रुकेगा, सही व्यक्ति के पास यानी योजना का सही उपयोग, योजना का सही लाभार्थी को लाभ मिलेगा। पहले बहुत भ्रष्टाचार होते थे, सरपंच लोग, ठेकेदार लोग बहुत पैसे खाते थे इस तरीके से, लेकिन अब डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा किसके है। अब ये डीबीटी क्या है, ये टेक्नोलॉजी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके माध्यम से जो पैसा होगा सरकार की, जो भी लाभार्थी होगा उसको जिस भी योजना के अंतर्गत, जैसे कि मान के चलिए हम जो हमारी जो 100 दिन के जो रोजगार गारंटी मनरेगा स्कीम चलती है, मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का हमको रोजगार देते हैं व्यक्तियों को, तो उस 100 दिन के रोजगार के एवज में सरकार कुछ अमाउंट देती है। पहले वो अमाउंट ठेकेदार के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से, ऊपर से पूरी हायरार्की बनी हुई है, उस सोपान क्रम के माध्यम से वो नीचे वाले व्यक्ति तक पहुंचता था। अब इस पहुंचते में बहुत सारा पैसा गबन कर लिया जाता था, यानी कि खा लिया जाता था भ्रष्टाचार, और इस व्यक्ति को इसकी मेहनत मिल ही नहीं पाती थी, मिलती थी तो कम मिलती थी, या फिर बहुत डिले करके ये लोग उस पैसों को खाते थे सरकार। और क्या होता था, काम करा रहे हैं, काम है 50 लोगों का और कागज में लिख के दे दिया 100 लोगों का, अब बाकी के 50 लोगों का पैसे कौन खाएंगे, ठेकेदार, सरपंच, ये सब लोग पैसे खा जाएंगे। वो सब मिली भगत होती है, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड, नीचे से लेके ऊपर तक सब पैसे खाते, कोई दूध का धुला नहीं है, बस इतना आप समझ लो। क्लियर, हम सबको पता है, सभी तहसील कार्यालयों में कभी न कभी गए होंगे आप, किसी भी एसडीएम कार्यालय में गए होंगे, छोटा सा पियून से लेके चपरासी से लेके हर एक आदमी आपको खाने की फिराक में वहां रहता है। क्लियर ना, मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैं बता रहा हूं। अब देखिए, ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया यार ई गवर्नेंस का, ऐसे बहुत सारे प्रकल्प हम करते हैं। क्लियर। तो इससे क्या होता है, जो सिटीजन्स होते हैं, यानी इससे कहते हैं नागरिक सुविधा, ई गवर्नेंस से क्या मिलेगी, नागरिक सुविधा, यानी कि सिटीजन्स के लिए इसमें सहूलियत दी जाती है आपके ई गवर्नेंस के माध्यम से, जो जिसमें हम करते हैं आईसीटी का यूज। क्लियर। तो ये लिखना चाहे तो लिख लीजिए, बाकी नोट्स में मैंने डिटेल में दिए हुए, ये जल्दी जल्दी बस थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए, ताकि गुड गवर्नेंस की एक परिवार ऐसा कोई टॉपिक भी हमारे पास होता है। क्लियर। इस ठीक है, नागरिक सुविधा मिलती है, और क्या, इसमें नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी रहती है, नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी, बिल्कुल। पहले तो पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है, अब उसको पता है कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास आ रहा है, मैंने कितना काम किया, मेरा कितना अमाउंट बन रहा है, सीधे सीधे उसको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। चाहे अब पहले कागजों के चक्कर में बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता था, पेपर वर्क क्या हुआ, अब कम हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ, पेपर वर्क कम हुआ, डिजिटलीकरण से समय बचा, सीधी बात में लिखा है, समय कम हो रहा, समय कम लग रहा। आप चाहे कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाओ, इनकम सर्टिफिकेट बनाने जाओ, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं अब सब ऑनलाइन माध्यम में आपको मिल जाते हैं। पहले आप जाओगे सीधे तहसील में मिलेगा, दूसरा खो जाएगा। अब ऑनलाइन में आपको सीधे वेबसाइट पे विजिट करना है, उसका जो सीरियल नंबर है वो डालना है, आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो आपकी समग्र आईडी हो, आपका राशन कार्ड हो, जितने भी सरकारी, चाहे वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो, कितने ही प्रकार डेथ सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, सब आपको ऑनलाइन मिल जाता है। क्लियर। तो ये है आपका ई गवर्नेंस, जिसमें सरकार और नागरिकों बीच में एक ऐसी बॉन्डिंग बनाना जो नागरिकों को बहुत ज्यादा सहूलियत दी, घंटों घंटों लाइन में समय ना लगना पड़े, तुरंत चीजें आपको मिल, चाहे वो खसरा खतौनी हो, जैसे कि जो खसरा खतौनी होती है जमीन की, जो खेत की,
एक नाप उसमें निकाली जाती है। वो निकालने में पहले महीने महीने भर का समय लग जाता था। वो जाएगा, कागज भरा के देगा, वो सारे फॉर्म भरेगा। अब नहीं लगता इतना समय। आप सीधे जाओगे, आपके पास पासबुक में नंबर डाला हुआ है, आप जाओगे सरकारी वेबसाइट पे, आप जाओगे, वहां से आपको आपका पूरी खसरा कतूरी निकल के आ जाएगी। क्लियर? इसके उद्देश्य क्या होते हैं? तो इसके अंदर मैंने उद्देश्य दिए हैं आपके पास बहुत सारे। क्या चीज उद्देश्य में लेकर आओगे आप? जब लेकर आओगे तो ठीक है, पहली चीज आती है पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी, है ना? क्यों किया गया? इससे आएगी ट्रांसपेरेंसी। ये वाला एग्जांपल फिट बैठ जाएगा। क्लियर? डीबीटी वाला आपके पास एक एग्जांपल। ठीक है, एफिशिएंसी आती है इससे, बहुत ज्यादा दक्षता बढ़ेगी इससे हमारे सिस्टम की। जो काम 2 दिन में होता था वो घंटों में हो सकता है। क्लियर? एफिशिएंसी या दक्षता, ये नोट कर लीजिए आप, एफिशिएंसी या दक्षता। और पहुंच बढ़ेगी, मैक्सिमम लोगों तक हम जाएंगे, मैक्सिमम लोगों तक हमारी पहुंच बढ़ेगी। पहले कम लोगों तक काम होता था, अब इंटरनेट ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी केवाईसी सेंटर पर, किसी भी ऑनलाइन के सेंटर पर, सीएससी सेंटर पर जाकर अपना कार्य कर सकता है, किसी भी ऑनलाइन की दुकान पर जाके। अब आपको सिर्फ सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? इसके सेंटर में कौन होता है? ई गवर्नेंस के सेंटर में होता है नागरिक, यानी सिटीजन सेंटर होती है स्कीम। ठीक है, सिटीजन सेंटर्ड। ये मैंने सब नोट्स में दिए हैं आपके पास, बहुत डिटेल से विस्तार से मैंने सब, दोनों बाइलिंगुअल मैंने बनाए, मैं आपको बता देता हूँ। कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, सीधी बात है, लागत कम आती है आपको, है ना? कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव, लागत प्रभावी रहते हैं ये सारी की सारी जो भी हमारी प्रक्रिया होती है। भागीदारी होती है, जनता की सीधी भागीदारी इसमें मिलती है हमको। क्लियर? अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, बस इतना ही है। बाकी आप नोट से पढ़ लेना, बहुत ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। क्लियर है ना? समझने वाली चीजें हम समझ चुके हैं, बस ये लास्ट एक थ्योरी वाला हमारा कॉन्सेप्ट रह गया था, इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभार कोई कॉन्सेप्चुअल वाले प्रश्न आ जाए, या कोई मान लीजिए कोई पेसेज में, अनसिन पेसेज में कुछ आ जाए आपसे, तो वहां से आपको चीजें, ताकि आपको समझ में दिक्कत ना आए। देखो, एक होता है G2C, कुछ घटक में बता देता हूँ ना। ठीक है, G2C अर्थात गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है, अगर आपने प्रिंट कराए होंगे तो अपने सामने रख लेना ये सारी चीजें। गवर्नमेंट टू सिटीजन में क्या होता है? यानी कि सरकार की पहुंच किसके पास होगी? सीधी सरकार की पहुंच सीधी नागरिकों के पास, आईसीटी के माध्यम। जैसे डीबीटी, पैसा कौन डाल रहा है? सरकार डाल रही है। तो किसके पास जा रहा है? डायरेक्ट सिटीजन के खाते में, नहीं नागरिक के खाते में, वो सीधा सीधा पैसा पहुंच रहा है आपका। यानी सीधी पहुंच, जो सीधा जो कांटेक्ट है आपका, वो नागरिक तक सरकार की पहुंच ही है, इसमें सुनिश्चित की जाती है। जैसे कि आपके ऑनलाइन सर्टिफिकेट हो गए, बर्थ सर्टिफिकेट सीधा आप जाओगे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। पहले क्या करोगे आप? पहले क्या होता था, हम अपने तहसील कार्यालय या लोक सेवा आयोग केंद्र जाते थे, वहां फॉर्म देते थे, वहां फॉर्म भरते थे, लाइन में लगना पड़ता था, फिर वो देगा, फिर वो पैसे लेते थे हमसे, 50 रुपए 100 रुपए जो भी वो लेते थे, उनकी जो चार्ज लगती थी, और ऊपर से तो वो अपनी जेब गर्म करते, तो वो अलग ही बात है। क्लियर? तो अब क्या हो रहा है? अब कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप सीधे आपकी वेबसाइट पे, आपकी जो भी राज्य की वेबसाइट है, सेंट्रल का है तो आप सेंट्रल की वेबसाइट पे, सेंट्रल का तो ऑनलाइन तो नहीं बनता, एसडीएम ऑफिस से बनता है ना? जिस राज्य की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आप संबंधित वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीधे सरकार की पहुंच नागरिक तक इसमें हो रही है। क्लियर? एक होता है G2B। क्या होता है? G2B अर्थात गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब सरकार से डायरेक्ट सीधे व्यवसाय प्रदान करेगी। अर्थात क्या होता है, जितनी भी हमारे बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको रेगुलेट करना, लाइसेंसिंग और कंपाइलेंस सर्विस कौन प्रदान करे? डायरेक्ट गवर्नमेंट।
अब अलग से बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, अलग से कोई बॉडीज नहीं है, हायरार्कीज नहीं है हमारे पास। हम सीधे ऑनलाइन माध्यम से, जैसे कि किसी को सर्टिफिकेट इशू करना या जैसे कि मैं आपको इसमें बता दूं, अब इसमें क्या हो रहा है, सीधे गवर्नमेंट टू बिजनेस, जो भी व्यवसाय है आपके लिए, इसमें जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इधर लिख देता हूँ एकदम, जैसे कि बिजनेस सर्टिफिकेट हो गया आपका, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हम जो कोई कंपनी पर, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। क्लियर? ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, जो भी आपसे नीड डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो वैलिड दीजिए आप, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आप जैसे आप कह सकते हैं लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंसिंग या लाइसेंस कह लीजिए। ठीक है, और जीएसटी भरना। अब क्या करना, सीधे सरकार के खाते में जीएसटी जाए, बिजनेस का अपना जीएसटी अकाउंट नंबर दिया उनको, उस जीएसटी अकाउंट से वो जाके सरकार के जीएसटी वाली प्रोफाइल पे जाके लॉगिन करेगा जीएसटी नंबर से, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपकी आय इतनी है, आपकी इनकम इतनी है, आपका इस महीने का जीएसटी फिल इतना करना है। अब सीधा क्या करेगा, व्यवसायी वहां से, मान ली कोई व्यापारी है, वो सीधा का सीधा उस वेबसाइट के माध्यम से फंड ट्रांसफर करते करेगा, किसके पास, गवर्नमेंट के पास, सीधे गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है। पहले सब कागज पे हुआ करता था, तो कागज पे क्या था, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होते थे, सरकार के पास वो टैक्स उतना पहुंच ही नहीं पाता था जितना पहुंचना चाहिए था। जीएसटी, अब आईसीटी आने के बाद, अब ये सब हुआ किसकी बदौलत, आईसीटी की बदौलत। कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज, हमारी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, हमारी जितनी भी नाना प्रकार की टेक्नोलॉजीज आईसीटी की, उन्हीं सब के माध्यम से हम इतने डेवलप खुद को कर पाए। क्लियर? तो आगे समझ में इतना आपको। एक होता है G2G, क्या लिखा मैंने आपको, क्या बताया मैंने अगला आपको, G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अर्थात अब इसको देख लीजिए, समझा देता हूँ। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इसमें क्या होता है, देखो गवर्नमेंट में क्या होता है, अब एक तो सरकार है। क्लियर? क्या है ये, सरकार। अब इसके अंदर बहुत सारे विभाग हैं, और ये विभाग किसकी बात कर रहा हूं, विभाग हो गई, एजेंसियां हो गई हैं, डिपार्टमेंट्स कह लीजिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं सरकार के अलग अलग। क्लियर? अब ये भी सब सरकारी विभाग है, अब इन सब के मध्य भी तो कम्युनिकेशन होगा ना। क्लियर? तो कैसे संभव होगा, वो आसान, पहले पत्राचार, पत्र लिखेगा, इधर से पत्र जाएगा, डाकिया आएगा, पत्र लेके जाएगा। आप सीधे एक एग्जांपल पत्राचार का ले सकते हैं, सीधे एक ईमेल करेगा, फलाने विभाग के पास रिपोर्ट पहुंच जाएगी, वो उधर से फाइल अटैच करके यहाँ भेजेगा, सीधे फैक्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन यहाँ पहुंच जाएगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी हमने को सुविधाएं मिलती है। समझ में आ गया इतना? एक और लिख लीजिए, और समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। एक होता है G2E, क्या होता है, G2E अर्थात गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। एक ये ऐसा कैसे डायग्राम बना लेना, है ना, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। देखो यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा तो नहीं आते, पर मे भी कह नहीं सकते ना यार, आपको हमें लगना नहीं चाहिए कि हमने कुछ छोड़ दिया। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय अर्थात गवर्नमेंट सीधे एम्प्लॉय के लिए सर्विस प्रोवाइड करेगी, बस इतना याद रख लेना इसमें। क्लियर? अब एम्प्लॉय को परेशान नहीं होना पड़ता अपनी सुविधाएं के लिए, जो भी कर्मचारी हैं वो सीधे सरकार से अपनी शिकायत कर सकते हैं, सरकार सीधे एम्प्लॉय के लिए, या जो भी उसकी सेवा है, प्रदाता है, वो सारी की सारी फैसिलिटीज दे सकती है, या सीधे एक माध्यम, जैसे हम क्या करते हैं, अगर मुझे किसी सरकारी विभाग से, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, तो हम क्या करते हैं, सीएम हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, सीएम हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे ना, अगर मुझे मान के चलिए मेरा कोई तहसीलदार मेरा काम नहीं कर रहा, कोई पटवारी मेरा कार्य नहीं कर रहा है, तो मैं उस पटवारी की शिकायत कर सकता हूँ सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से। तो क्या हुआ, सीधे के सीधे मैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अब ये तो नागरिक वाला आ जाएगा, सीएम हेल्पलाइन का एग्जांपल, तो शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन जो कर्मचारी होते हैं वो भी सीधे सीधे सरकार से संबंध रख सकते हैं या उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया आपको? जैसे कि आपका डिपार्टमेंट, जैसे बहुत सारे एचआर हो चुका है, कुछ लीव वगैरह की कुछ इश्यूज आते हैं, वहां पे वो शिकायत या कम्युनिकेट कर सकता है, ऐसे समझ लीजिए इसको। एक और नोट कर लीजिए, एक होता है C2G, C2G सिटीजन टू गवर्नमेंट। अभी हमने क्या पढ़ा था, गवर्नमेंट टू सिटीजन पढ़ा था, अब ये सिटीजन टू गवर्नमेंट।
लोकतांत्रिक देश की क्या परिभाषा होती है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन, है ना? सिटीजन टू गवर्नमेंट, बस यही है। अर्थात सिटीजन शिकायत कर सकती है, सरकार को फीडबैक दे सकती है, ठीक है, कोई भी सजेशन दे सकती है, कुछ भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सरकार के साथ। जैसे कि आपके पास एक एप्लीकेशन होगा माय गवर्नमेंट ऐप, डाउनलोड होना चाहिए आपके पास। माय गवर्नमेंट ऐप होता है, एक एप्लीकेशन है। इसमें सरकार क्या करती है, समय समय पर सुझाव मांगती है। सरकार सुझाव मांगती है, किस माध्यम से मांग रही है? अभी ये एप्लीकेशन क्या है? आईसीटी का प्रकल्प है ना। किस है? अब सीधे पहुंच नागरिकता को कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है अपनी किसी भी तरीके की। अब किसी भी माध्यम से सोशल मीडिया का हम यूज करके अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते। क्लियर? समझ में आ गया इसमें? जैसे कि अब इसमें और लिख लीजिए, जैसे कि फीडबैक वगैरह मैंने दिए हैं उसमें ना, नोट्स में निश्चिंत रहे, बस आपको समझा दिए। तो ये होते हैं हमारे सुशासन। क्लियर? लाभ क्या है? तो सेवाओं की तत्परता में कमी आएगी, सुविधाएं मिलने में कम होगा, भ्रष्टाचार उसमें रुकेगा, ठीक है, जितने भी हमारे रिसोर्स है उसका कुशल प्रबंधन किया जाएगा, उन रिसोर्सों का सही उपयोग किया जा सकता है। क्लियर? और इसमें हमारी सिटीजन की डायरेक्ट और सीधी और अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है। नोटेड? इतना समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? और बाकी वही सब चीजें हैं। चुनौतियां भी होती हैं, जब साइबर फ्रॉड जैसी कुछ चुनौतियां हैं इसमें। अब आप देखिए, कोई चीज लाभदायक होती है तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। उस चीज में अगर बहुत मेजर फायदे पहुंचा भी रही है तो उसके कुछ नुकसान भी हमको मिलते हैं। अगर देखिए, अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम जब अब ने पूरे के पूरा एक मेलवेयर्स पढ़ा है, साइबर अपराध पढ़ा है, तो साइबर क्राइम होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, साइबर सुरक्षा के खतरे बहुत ज्यादा रहते हैं। डिजिटल इक्विपमेंट्स का नहीं होना, किसी के पास इतनी स्थिति अच्छी नहीं होती कि वो, एक तो एजुकेशन भी आएगा, एजुकेशन नहीं होती, बहुत लोगों को यूज करना नहीं आता, इन सबका उपयोग करना नहीं आता, सॉरी। उन लोगों को उपयोग, कुछ तकनीकी समझ को, टेक्निकल एरर्स, कभी नेटवर्क चला जाएगा, ठीक है, तो इस तरह के टेक्निकल एरर्स भी आते हैं। लोगों में जागरूकता की कमी होती है। कुछ मैंने अब इसके बाद क्या, भारत में हमने कुछ प्रोग्राम चलाए हैं आईसीटी से संबंधित, आईसीटी गवर्नेंस कुछ, तो मैंने एग्जांपल आपको नोट्स में दिए हैं। जैसे कि मैं आपको, जैसे कि आपने सुना होगा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, है ना, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। क्लियर? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो गया आपका, ठीक है। एक आपका आधार हो गया। आधार क्या क्या किया हमने आधार पे? ऑनलाइन ही है सारा का सारा, पूरा का पूरा खेल आधार पे, ठीक है। ई पंचायत, ई पंचायत, ई नगर पालिका, ई नगर पालिका, ई नगर परिषद, है ना, ई नगर सेवा, ये सब मैंने आपको एग्जांपल उसमें नोट्स में अच्छे से दे दिए हैं, ठीक है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो गया आपका, भीम जिसको अपन कहते हैं ना, वो हो गया, हमारे पास आ गया। और भी बहुत सारे मैंने एग्जांपल उसमें, ई हॉस्पिटल हो गया आपका, ठीक है, ये सारी चीजें। और आईसीटी, और इसमें और आप पढ़ लेना उसमें, और भविष्य में हम किस तरफ बढ़ सकते हैं आईसीटी को लेके, ये सारी की सारी मैंने नोट्स में दे दिए। आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगी, इसमें समझने वाली कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ टर्मोलॉजीज मैंने लिख दी हैं उसमें, लगभग काफी सारी 30-32 जो टर्मोलॉजीज है, छोटी छोटी 2-2 3-3 लाइन की, मेरे सामने पीपीटी खुली हुई है, आपकी नोट्स रखे हुए हैं, तो मैं वो देख के बता देता हूँ। तो डायनेमिक होस्ट, कुछ हमने चर्चा नहीं की है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, समझने में दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। पर ये चीजें अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से याद करना, इग्नोर नहीं करना इनको, ठीक है। जो जो मैंने नोट्स में दिया ना, अच्छे से याद कर, जो यहाँ लिखा है और जो जहाँ नोट्स में दिया है, दोनों को ही अच्छे से याद कर लेना, तभी आईसीटी कवर हो पाएगा आपका, ठीक है। कैप्चर कोड वगैरह बहुत सारी चीजें मैंने, और कुछ मैंने आपकी सुविधा के लिए लगभग 200 फुल फॉर्म्स भी दे दिए है ना, वरना एक क्लास जाती फुल फॉर्म्स लिखवाने में, तो मैंने उसमें जैसे कि एचटीटीपी का है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, सिंपल मेल्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट
कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, सिक्योर सॉकेट लेयर, ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी की सारी फुल फॉर्म भी आप अच्छे से डेली पढ़ते रहना और याद कर लेना। ठीक है, फुल फॉर्म पूछी जाती है, मैंने बताया था रैंडम एक्सेस मेमोरी, एचडीडी, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स, है ना, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इनकी मैंने डेफिनेशन भी दे दी है अलग से टर्मिनोलॉजी में, तो आप पढ़ लेना, कवर हो जाएगा आपका आईसीटी। तो ये हमारी थ्योरी पूरी तरह से आईसीटी की समाप्त हो चुकी है। अब हमको आईसीटी में थ्योरी पढ़ने की कुछ आवश्यकता है नहीं। बाकी कुछ अगर करंट से कुछ चीजें अगर सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव आता है तो हम देख लेंगे, चर्चा कर लेंगे उसको एग्जाम से पहले, है ना। चलिए बाकी यूनिट्स के बाद तो आईसीटी को यहाँ करते हैं हम, समाप्त हो चुका है। अब आईसीटी का हमारा एक रहा टेक्निकल वाला पार्ट, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, सिंपल सा है, बस थोड़ा सा समझ में हमको आना चाहिए। मैं आपको पहले इससे पहले बता देता हूँ एक नंबर सिस्टम। क्या बता देता हूँ आपको, एक मिनट, अपना लैपटॉप हटा देता हूँ 2 मिनट में। और अभी तक भी राधेश पाठशाला को ना लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोग राधेश पाठशाला से जुड़े। क्लियर। आप लोग पानी पी लीजिए 2 मिनट में, मेरा लैपटॉप अपना चार्ज लगा देता हूँ। चलिए अब लोग हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सीरीज अपनी। ठीक है, क्या करने स्टार्ट वाले हैं, नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज से पहले मैं आपको एक बेस सिस्टम समझा देता हूँ। पूछा नहीं जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, पर आपको चीजें समझ में आना चाहिए। हो सकता है कभी, लेकिन पूछ भी सकता है यार, कोई भरोसा नहीं है, मैं तो कह नहीं सकता। बहुत चीजें जो चीज कभी 10 सालों में नहीं पूछ भी लेते। देखो कुछ बाइनरी डिजिट लेकर देता हूँ, ऐसे कैसे चार्ट बना लो, है ना, ताकि आपके लिए सही रहेगा। सबसे स्टार्ट किया जाता है बेस 2 से। क्लियर। बेस 2 से हम प्रारंभ करेंगे, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, बेस 2 से, तो इसको, इसके जो कोड होता है बेस 2 का, उसको जो नंबर, जो डिजिट कोड होता है वो होता है आपका 0 और 1। इतना बस समझ में आना चाहिए आपको। ये कहाँ काम आएगा ये मैं आपको भी बताऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, बेस 3, ऐसे कैसे इसको नोट करते रहो, उतारते जाओ साथ ही साथ, साथ ही साथ मेरे ये आप सब लोग उतारते चलेंगे। क्लियर। बेस 5, बेस 6, दिख रहा है ना सबको, कंफ्यूज मत होना, चर्चा करेंगे इसको, ज्यादा मत सोचना, बस जितना बता रहा हूँ ना यहाँ पे बस इतना लिख लो, बहुत ज्यादा आपको दिमाग मत लगाना इसमें। बस ये हमारे बेस सिस्टम होते हैं, है ना, नंबर सिस्टम होते हैं, जो हमारे कोडिंग डिकोडिंग वाली लैंग्वेज समझ लीजिए आप इसको एक तरीके से। 8 है ना ये। बस इसको कहते हैं हम लोग डेसिमल। ये समझ लें, डेसिमल में कितने कोड होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं ना, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट किस में आते हैं,
आपके डेसिमल में आते हैं। अब कभी पूछ लिया जाए, मान लीजिए कभी किसी तरह से आ भी जाए कि बेस 8 में कितने कहाँ से कहाँ तक के डिजिट होते हैं, कभी क्या बहुत सी चीजें इसमें से कैलकुलेशन वाली पूछ ली जाती है। जब हमें ये पता चल जाए कि बेस 6 में, अब इसको बाइनरी, नोट कीजिए इनको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। कौन सी डिजिट बोलते हैं? बाइनरी डिजिट। क्लियर? इन सबको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट, BINAR, बाइनरी डिजिट हम इनको बाइनरी डिजिट इनको हम बोलते हैं। क्लियर? बेस 2 यानी कि बाइनरी डिजिट 2, इसमें होते हैं 0 से लेके 1 डिजिट। बेस 3 में होते हैं 0 से लेके 2, यानी जो भी बेस नंबर होगा, मान के बेस 8 तो एक कम कर देना, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ यार, याद करने की जरूरत नहीं है। 9 है तो 0 से लेके 8 तक के डिजिट आएंगे। 10 में क्या होता है? 0 से लेके मात्र 9 तक, यानी कि ये चलेगा आपका डेसिमल। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा, है ना। अब मान के चलिए, अब आएगा आपका बेस 11। कौन सा? बेस 11। इसमें डिजिट क्या होता है? 0 से लेके आपके 9 तक के तो यही रहेंगे आपके डिजिट, 0 से 9 तक के तो रहेंगे। लेकिन इसके बाद क्या हो जाएगा? फिर आ जाएगी आपके अल्फाबेट वाले डिजिट। मैंने आपको हेक्साडेसिमल बताया था ना, A से लेके F तक। न्यूमेरिकल्स कहां से कहां तक यूज करते हैं हम? 1 से लेके 9, है ना। ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स। और अल्फाबेट्स हम कहां से करते? इसमें हम क्या करते हैं? 1 से 9 तक के न्यूमेरिकल्स यूज करते हैं। फिर आपके आ जाएंगे नीचे 11 से लेके जो भी आपका बेस 16 तक का आपका जो है ना, हेक्साडेसिमल तक के हमारे डिजिट होते हैं, लिख ही लेते हैं ना। 11 नोट कर लिए हमने। बेस 12, 0 से 9, और A के बाद क्या आएगा? A के बाद आता है साहब B नोट। बेस 13, 0 से 9, और A, B और C। क्लियर? समझ में आ रहा है इतना आपको? नोट कर लीजिए, बना लीजिए एक पेज पे चार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक फिर आता है आपका बेस 14, इसके डिजिट 0 से 9 तक के तो आपका न्यूमेरिकल्स रहेंगे। फिर आ जाएगा आपका अल्फाबेट वाले A, B, C और D। क्लियर? फिर आ जाएगा आपका बेस 15, 0 से 9 तक के डिजिट रहेंगे, A, B, C, D और E। फिर लास्ट आपका रहता है बेस 16, 0 से 9 तक के डिजिट रहेंगे, A, B, C, D, E और F। ये हो गया आपको। इतना नोट कर लीजिए आप जल्दी फटाक से, फिर मैं इसको बताता हूँ क्यों ऐसा है। ठीक है? बेस 16 को हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल। इसका नामकरण है, क्या बोलेंगे इसको? हेक्साडेसिमल कहा जाता है। नोट कर लीजिए इसको, हेक्सा डेसिमल। देखो इसमें क्या होता है, 0 से लेके 9 तक के तो आपके न्यूमेरिकल्स यूज होते हैं। इसके बाद जो डिजिट जैसे बढ़ते जाएंगे तो फिर हम करते हैं इसमें अल्फाबेट यूज। अल्फाबेट कब से कब तक करते हैं हम यूज? A से लेके F तक के। मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल, जब मैं डोमेन पढ़ा रहा था, जब हम आईपी एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें पढ़ रहे थे, मैंने आपको वहां पे ये चीजें हेक्साडेसिमल वाली चीजें बताई थी आपको। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में हमने बात चर्चा की थी ना, याद करो जरा, पता चल जाएगा। A से लेके F तक के आपके अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है? इन दोनों का यूज इसमें किया जाता है। समझ में आ गया? ये चार्ट बना लीजिए, ये आपका बेस सिस्टम है, सिंपल सा, है ना। एक बार देखते थे। बेस 2 आपका है बाइनरी डिजिट, इनको हम बोलते हैं। बाइनरी डिजिट कभी पूछ ली आ जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए। मान के इसको जैसे कि बेस 8 का मैं आपको बता देता हूँ, इसको ऑक्टल बोला जाता है। एक इसका नाम है इसको ऑक्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्टल, ये नाम है इनके, है ना, ये इंपॉर्टेंट। बेस 16 बताया मैंने अभी आपको, हेक्साडेसिमल। बेस 10 को डेसिमल कहा जाता है। ये बाइनरी डिजिट होते हैं हमारे, ठीक है।
इसको हम बेस 2 या बाइनरी बोलते हैं, बेस 2 को हम बाइनरी डिजिट, ये सारे बाइनरी डिजिट होते हैं हमारे, है ना। ये सब के सब हमारे अलग से नहीं पूछे, पर ये चार्ट बना लीजिए आप, ये नोट में नहीं है, नोट्स में ये नहीं है चार्ट, नोट्स में नहीं दिया मैंने, नोट कर लो इसको, ठीक है। करो उसको जल्दी, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए कर लिया, आगे बढ़े। अब हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम स्टार्ट। देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है, ये मैंने इसलिए बता दिया, अभी जब मैं आपको बेस 2 से जब बेस 10 में जाना सिखाऊंगा, जब बेस 10 से बेस 2 में जब हम आएंगे, तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी कि बेस 2 ये सब के सब बाइनरी डिजिट होते हैं, जिनके कोड क्या होते हैं, ये सब आपको समझ में आ गए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नंबर सिस्टम, नोट कर लीजिए। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार दे लीजिए इसको। पर अभी कुछ कुछ सेट में ये प्रश्न नहीं पूछेगा यहाँ से, तो फिर भी मैं 5 स्टार तो दे ही लीजिए, चांसेस फुल है आने के, आ जाएंगे आपसे यहाँ से प्रश्न, ठीक है। मोस्टली चांसेस रहते हैं यहाँ से प्रश्न आने के आपके बाद। देखो एक होता है बाइनरी डिजिट, मैंने आपको बताया था अभी, बाइनरी, और एक होता है डेसिमल, ठीक है। डेसिमल का मैंने आपको क्या बताया था, 10, ठीक है। डेसिमल का 10 ही बताया था ना, 0 से 9, 10 पे आके डेसिमल, 10 के बाद जब 11 पे जाएंगे तो वो हेक्साडेसिमल वाले स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें अल्फाबेट हम यूज करते हैं, क्लियर। बाइनरी में ये को बेस 2, या इसको हम बेस 2 कहेंगे डायरेक्ट, बेस 2 से हम कहाँ जाएंगे, बेस 10 में जाते हैं, और बेस 10 से बेस 2 में जाते हैं। ये डिजिट आपके चेंज हो सकते हैं, बस इतना याद रख लेना आप, क्लियर। समझ में आ रहा है इतना, हाँ। बेस 2 से बेस 10 प्रश्न कैसे आएंगे मैं आपको बता दूंगा। देखो प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न आते हैं, एक ऐसा करते हैं ना, पीवाईक्यू का प्रश्न ले लेंगे, कल की क्लास में पीवाईक्यू पुराने पीवाईक्यूज को ही सॉल्व करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बट आप ये समझ लेना, इसको थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ, रुको। देखो ये आपका मान के चलिए डेसिमल, क्लियर। और जब डेसिमल से जब बेस अदर बेस में जाते हैं, यानी कि जैसे कि 2, एक बेस 2 से 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स, मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि गुणा किया जाता है। फिर जब बेस 10 से जब बेस, अब यहाँ से आप जाओगे, सॉरी ये एरो गलत बनी, जब बेस 2, 3, 4, 5 से आपको जब बेस 10 में जाना है, ये एग्जांपल है, बेस 2, बेस 3, बेस 4, बेस 6 से जब बेस 10 में जाओगे आप, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब बेस 10 से, ये क्या है, ये बेस 10 है आपका, ठीक है, ये बेस 10 है, ये सारे बेस ही है ना, बेस 2, बेस 3, बेस 4, बेस 5, बेस 6 से जब हम बेस 10 में जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये लिख लेना, वरना कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको, एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन करते हैं जब ये क्वेश्चंस आते हैं। ये हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा किया जाएगा यहाँ पर, नोटेड। लेकिन जब हम बेस 10 से जब अदर बेस में जाएंगे, बेस कोई सा भी हो सकता है, मान के चलिए यहाँ पर हम कोई सा भी बेस लिख लेते हैं, क्लियर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 7 लिख लिया, 9 लिख लिया, 11 लिख लिया, 12 लिख लिया। जब बेस 10 से अब अदर बेस में हम जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम भाग दिया जाता है, यानी कि डिवाइड किए जाते हैं, चीजों को डिवाइड किया जाता है। निशान क्या होता है, भाग का पता है ना आपको, ये वाला, और इसका निशान होता है ये वाला, क्रॉस वाला, यानी गुणित। तो ये इस तरीके हम इसमें, ये इसका नियम है, ये रूल है इसका, इसी ही रूल से ये सारे के सारे प्रश्न आपके सोल्व होंगे, बस इतना याद रख लेना, ये रूल आपको याद अच्छे से होना चाहिए। समझ में आ गया आपको। बाइनरी से डेसिमल भी जा सकते हैं, डेसिमल से बाइनरी डिजिट पे भी आ सकते हैं, लेकिन रूल बदलेगा। कैसे, अब मान के चलिए ये मैं लिख देता हूँ बाइनरी, मानिए कोई बाइनरी डिजिट होगा यहाँ पे,
और ये कोई यहाँ पे डेसिमल डिजिट होगा। क्लियर? मैं यहां से इधर भी जा सकता हूँ, यहां से इधर भी जा सकता हूँ, मेरी मर्जी। लेकिन जब मैं बाइनरी डिजिट से जब मैं डेसिमल में जब जाना पड़ेगा मुझे, तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा करूंगा। ठीक है? लेकिन जब मुझे बेस 10 लेकिन जब बेस 10 से मैं इधर आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, सॉरी, बेस 10 से जब मैं बेस 10 से जब मैं अदर बाइनरी डिजिट में जाऊंगा तो मैं भाग करूंगा। समझ में आ गया? ये इसका रूल है। एक बाइनरी डिजिट से हम डेसिमल में भी जा सकते हैं, डेसिमल से हम बाइनरी में भी जा ही सकते हैं। एक एग्जांपल से हम समझते हैं पहले, सिंपल सा। ये नोट कर लिया? ठीक है, नोट कर लो इसको। ये नोट्स में नहीं है, ये लिखना ही पड़ेगा नोट्स में, प्रिंटेड नोट्स में नहीं है ये चीजें। क्लियर? प्रिंटेड नोट्स में ये चीज दी नहीं है, ये सिर्फ आपको नोट्स करना पड़ेगा, यही समझना पड़ेगा सभी प्रश्नों को। अब आते हैं, हम देखिए एक प्रश्न एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक डिजिट आपको दी है, एक प्रश्न लेते हैं, एक सिंपल सा मान के चलिए। सिंपल तो प्रश्न आते नहीं है, एक क्वेश्चन है आपके पास, इसमें क्वेश्चन की एक डिजिट दी हुई है 10011। ये क्या है? बेस 2 है हमारा, ये ज्यादा ऊपर लिख दिया। इसे कहां जाना है? हमको जाना है बेस 10 में। क्या होगा यहाँ पे? क्या बताया था मैंने अभी? मल्टीप्लाई होगा। कहां जा रहा है? बेस 2 से बेस 10 में जा रहा है, यानी कि ये वाला मैंने आपको जो दिखाया था ना रो, बेस 2 से हम जा रहे हैं बेस 10 में। समझ लेना इतना सा, ये समझ में आ गया ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये समझ में नहीं आया तो पूरे 2 नंबर चले जाएंगे आपके। कोई नहीं, बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है। लेकिन प्रश्न कैसे आएंगे? हम सीधा सीधा एक पीवाईक्यू का प्रश्न लेंगे, क्योंकि ये इजी लगेगा यहाँ समझने में, लेकिन जब प्रश्न पढ़ोगे ना तो सिर चकरा जाएगा आपका। सिर जो मेरा चकराए दिल डूबा जाए, ऐसी स्थिति हो जाती है फिर जब प्रश्न नहीं आते जब एग्जाम सेंटर में तो हमको। क्लियर? अब देखो होता है क्या, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बेस 2 के डिजिट को उठाएंगे, एक एक करके लिखेंगे। 1 0 0 1 एंड 1। क्या किया हमने? सबसे पहले आराम से समझ लो, बिल्कुल मत घबराना। सबसे पहले हमने बेस 2 के डिजिट को उठाया, सबको हमने उससे बाहर किया, अलग अलग लिख दिया। ऐसे ही सोल्व करना है, 1 0 0 1 1। क्लियर? बेस कितना दिया है यहाँ पे? कितना बेस दिया है? यहाँ बेस 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यह दिया है बेस 2, तो क्या करेंगे, सबके नीचे 2 2 लिख दो। अब ये देखो, अभी इसका लो समझ लो, सिंपल सा। सबसे पहले क्या करेंगे, मानिए बेस 2 से हम जा रहे हैं बेस 10 में। बेस 2 से जब बेस 10 में हम जाएंगे तो सबसे पहले जो भी आपके पास डिजिट दिए उन डिजिटों को लिखोगे। कौन सा बेस है आपका, कौन से बेस से जा रहे हैं? 2 से हम जा रहे हैं, 2 को उनके नीचे लिखेंगे। अब देखो एक रूल चलता है, एक डिजिट आपको यहाँ नोट करना है, आराम से लिखना, मैं इसीलिए कह रहा हूं, बिल्कुल घबरा के मत लिखना, है ना। मैंने लिखा 0, फिर 1 2 3 4। अब करना क्या है आपको? अब 2 को 0 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताइए? 0 नहीं आएगा, यहां पे हमेशा मान माना जाएगा 1। कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 1। 1 को फिर इससे गुणित करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 को जब 1 से करोगे तो क्या आएगा आंसर? 1 ही आएगा। यहां लगाएंगे प्लस का निशान। अब 2 को एक बार गुणा करोगे, 2 एकम 2, फिर 2 को 2 से करो, कितना आएगा? 2 एकम 2। फिर अब 2 को 2 से करना है, 2 का स्क्वायर है ये स्क्वायर है ना, सारे के सारे स्क्वायर। 2 को 2 बार करना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। लेकिन जोड़ने ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ऊपर क्या लिखा है? 0, और जब ऊपर 0 होगा तो उसका आंसर समझ लेना आपका 0 ही आएगा नीचे। समझ में आया था आपको? अभी और समझा दो, निश्चिंत रहना, 1-2 एग्जांपल और करोगे ना तो समझ में आ जाएगा आपका। अब है आपके पास 2 का स्क्वायर 4, कितना होगा इसका? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 दूनी 8, 8 एकम 8 दूनी 16,
और 16 को 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 बार लिखना। 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 का और निकलो, ये होगा यार, लो हटाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 कम 4, 4 चूनी 8, 8 कम 8 दूनी 16। ये वाला खेल यहाँ पे खेलना है हमको। 16 को 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। जोड़ दो इनको, कितना आ रहा है, 16 1 17 18 19। तो आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 19। बस ये हो गए आपके 2 नंबर पक्के। समझ में आया इतना? हाँ बताओ जल्दी। अब मान के चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्लियर। चलो इसको मिटाने के एक प्रश्न और लेते हैं अपन। इसको मिटा दूं या नीचे ले ले? चलिए इसको मिटा देते ना। ये नोट कर लिया आपने? 5 सेकेंड जल्दी नोट कीजिए, फिर मैं एक अगला प्रश्न लेके आने वाला हूं आपके लिए। पहले आप ट्राई करना ना साथ में, फिर मैं तो सॉल्व कराऊंगी। आज हम सिंपल ऐसे प्रश्न ले रहे हैं, कल हम पीवाईक्यूज लेंगे डायरेक्ट, क्लियर। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी हिसाब से। एक डिजिट दी हुई 11100 बेस कौन सा दिया है, 2। कहां जा रहा है, 10 पर ही जा रहा है। तो पता नहीं क्या करना है, अभी जो किया सेम टू सेम वैसे ही करना है, स्टार्ट हो जाइए। जिसका आंसर आ जाए अप्रिशिएट कर लेना अपने आप को, और जिनका नहीं आए वो मेरे को देखते हुए चलना, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ, जिसको समझ में आ गया वो सोल्व करना स्टार्ट कर दो अपने से ही, और जिसको भी दिक्कत आ रही है वो मेरे साथ यहाँ पे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट को उठाएंगे, 1 1 1 00 एंड 1। बेस कौन सा है, 2 लिख दो यहाँ पे, 2 2 2 2 2। अगर ये 5 भी लिखा होता तो हम यहाँ 5 लिखते, 11 लिखे होते तो 11 लिखते, 2 लिखे होते तो 2 लिखते, 5 लिखे, 2 तो लिखा ही है, 6 लिखे होते तो 6 भी लिखते, क्योंकि बेस यहाँ पे जो लिखा हुआ वही को यहाँ उठाएंगे पूरा का पूरा। फिर मैंने अगला रूल आपको क्या बताया था, क्या करना है आपको लगाना स्क्वायर, और स्क्वायर की स्टार्टिंग कहां से होती है, इस साइड से होती है, और किससे करेंगे, 0 शून्य से, 0 1 2 3 4 5। अब ऊपर देख लो, जहां 0 लिखे ना वहां तो 0 लिख दो, वहां मेहनत करने नहीं है कैलकुलेशन करने में, सीधे 0 लिखो। इसका अब निकाल लो, 2 का वैल्यू बनी होगा, क्यों, 0 उसकी घात लगी हुई, 0 का अब 1 से x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब 2 को 3 बार करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 दूनी 8। 8 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर कितना है 1, तो 8 एकम 8 आ जाएगा आपका। अब इसको 4 बार अभी हमने किया था, कितना आया था, 2 का स्क्वायर 4 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। 16 को 1 से करोगे आप मल्टीप्लाई तो 16 ही आएगा। अब 5 का करोगे तो कितना आएगा, 32 होता है, 16 दूनी 32, जब 4 का 16 तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 32 आएगा, तो 32 से कम 32 हो जाएगा। ऊपर अगर 2 लिखा होगा तो फिर उसको 32 को 2 से 32 का 2 से गुणा करेंगे, क्लियर। अब इनको जोड़ना है, कितने डिजिट है देखिए, 8 और 1 9, 10 11, 11 और 6, ये आ गया आपके, एक इधर आ जाएगा आपका 7 और 3 और 1 4 और 2, अच्छा सॉरी 1 होगा ना, 5, 57 आंसर आएगा। चेक कीजिए जरा इसका, 2 6 7 8 8 2 16, 16 और 1 17, 17 की 7, सिलाई 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, 57, सही है, क्लियर। तो 57 इसका आंसर आ रहा है आपका। ये है आपके नंबर सिस्टम, समझ में आ गया इतना, नोट कीजिए इसको। जिसको ये समझ में आ जाए वो कमेंट में अवश्य लिखेंगे कि सर मुझे समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आया वो भी कमेंट करेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया, याद से, ताकि मैं इसको और अच्छे से समझा लूं, आपको समझ में आ जाए। ये तो सिंपल ट्रिक है, ये 2 नंबर पक्के आपके। लेकिन प्रश्न पता कैसे दिए जाएंगे, प्रश्न में पर्टिकुलर एक बेस नहीं पूछा जाएगा, उसमें क्या करते हैं वो दे देते हैं 5 ऑप्शन। मान के चलिए एक ये हो गया, एक ऑप्शन दे दिया उन्होंने 0 0 2 5 6, ठीक है, 2 5 6 एक दे दिया इन्होंने,
वन वन 780, ये भी 10 कर दिया, इसको भी एक और दे दिया इन्होंने 001100 बेस 10। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेगा इसको, वो कहेगा इसको आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए, आरोही या अवरोही क्रम में जमाना इनको। अब आपको क्या करना पड़ेगा, चारों के चारों सोल्व करना पड़ेगा 2 नंबर के लिए, इसलिए पेपर 1 में टाइम ज्यादा लग जाता है। अब देखो 4 प्रश्न सोल्व करना है और नंबर देना है उसको 2 ही, इसलिए पेपर 1 को टाइम लग जाता है और पेपर 1 थोड़ा दिक्कत हम लोगों को करती है। तो हम क्या करेंगे, अब एक तो हमने सोल्व कर लिया, बाकी के 3 को सोल्व करेंगे। इसका जो आंसर फिर हम अब कभी पूछा, अभी ये पूछा है बढ़ते क्रम, आपने सुना है ना बढ़ते क्रम और घटते क्रम, वही है ये आरोही और अवरोही, बढ़ते क्रम एंड घटते क्रम में इस तरीके से यहाँ से प्रश्न आएंगे, हर बार ऐसे पूछते हैं। अब नहीं पूछते वो सिंपल कोई पर्टिकुलर एक डिजिट दे देंगे, इसको उसमें कन्वर्ट करना है आपको, बेस 10 में कन्वर्ट करना है या बेस 10 से बेस 2 में कन्वर्ट करना है। अभी हम समझे, कल हम समझेंगे बेस 10 से यानी डेसिमल से जब हम अदर बाइनरी डिजिट में जाते हैं तो हम कैसे उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालते हैं, वो भी अच्छे से समझेंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको? एक आध और कर ले प्रश्न, चलिए यहीं से उठा लेते हैं ना अपन ने जो उठाया। क्या है सेकंड वाला, सेकंड है आपका 00256, कितना दिया, 2 ही दिया है ना, 2 2 2, जरूर नहीं है यहाँ पे वो दे देगा 4 दे देगा, 4 दे देगा, यहाँ पे उसने 8 दे दिया, तो नीचे फिर हम वो डिजिट लिखेंगे। ठीक है, 2, अभी मैं देखो सिंपल डिजिट से किसी चीज को आसान तरीके से समझना चाहिए, फिर हम उस पर जटिल प्रश्नों की तरफ भी जाएंगे। क्लियर, चलिए सबसे पहले क्या बताया था, घात लगाएंगे 0 1 2 3 4, जितने डिजिट होंगे उतने बढ़ते चले जाएंगे। 0 लगाता मान क्या हो जाएगा 1, 1 का 6 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 6, 2 एकम 2, 2 से 5 करो, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 का स्क्वायर 2, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 का फिर 2 से करो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 0, इनका कोई मूल्य नहीं, इनको जोड़ दो, 10 और 8 कितने हो गए 18, 18 और 2 20 और 20 और 4 24, आंसर आ जाएगा आपको 24। ये लो, अब इसमें जमा देना, घटते क्रम में पूछे तो उस हिसाब से 2 डिजिट जमा देना, बढ़ते क्रम में पूछे तो उस हिसाब से 2 डिजिट जमा देना। समझ आ गया? इस तरीके से ये सारे के सारे प्रश्न आपको सॉल्व करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके 2 नंबर आपके पक्के। ये था नंबर सिस्टम, हम इतने दिन से नंबर सिस्टम कर रहे थे, नंबर सिस्टम नहीं आता हमको, नंबर सिस्टम नहीं आता और 2 नंबर छोड़ के आ जाते हैं हम लोग, बताओ इतने से। अब ये आईसीटी का पार्ट है, अभी हमको मेमोरी वाले कुछ प्रश्न करना है ना, कल की क्लास में 2 लेक्चर ले लेंगे, कोई दिक्कत, कल हम पूरा नंबर सिस्टम ही समझेंगे, कल हम पूरे नंबर सिस्टम के पीवाईक्यूज लगाएंगे और परसों हम एक्सेल वगैरह और ये जो आपके मैंने आपको मेमोरी वाले जो कैलकुलेशन वाले जो प्रश्न आजकल पूछने लगे वो प्रश्न भी हम ले लेंगे। ठीक है, निश्चिंत रहे, मैं निकाल लूंगा पीवाईक्यूज से कल, 1-2 दिन में हम उसको कंप्लीट करके 2-3 क्लासों में आईसीटी खत्म करेंगे पूरी तरीके से, फिर हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। आ गया समझ में इतना? बताइए, उतार लो इनको, देखो मत मेरी शकल, इतना अच्छा नहीं लगता मैं, उतारो इनको जल्दी से। और फिर आपके पास पीवाईक्यूज की बुक ले ली होगी ना, तो पीवाईक्यूज उठा के लगाओ खुद, तब मजा आएगा लगाने में, ऐसे नहीं आएगा। क्लियर, अब ये मैंने डिजिट, अब मैं इसको सोल्व कर लेते हैं, चलो इसको भी कर देता हूँ यही सोल्व। $57 और इसका कितना 24 था ना। चलिए हम ले लेते हैं एक और प्रश्न, कौन सा था, हाँ ये रहा 11780 और कितना था नीचे बाइनरी डिजिट 8 था, 8 8 8 8 8, यही था ना। अब ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसका मुझे आंसर आप खुद निकालेंगे, गलत आए तो भी आप कमेंट में बताएंगे। ये मैं इतना लिख के आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक और मैं आपको बता देता हूँ ये। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करेंगे इसका आंसर 0 0 1 1 1 1 00, ये आपके लिए होमवर्क है ना। 4 4 4 4 4 4,
ये आपके लिए होमवर्क, घात भी अब इसमें आप ही लगा लेना कैसे करोगे। इसका क्या आंसर आएगा कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसके आंसर आप मुझे देंगे। क्लियर, क्या आंसर आएगा, पूरा का पूरा कैलकुलेशन आंसर देंगे आपको, नोट कर लीजिए आप। समाप्त कर रहे हैं आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इसके कुछ क्वेश्चन और लगा लेंगे पीवाईक्यूज में, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, फॉर्मेट हम समझ लेंगे अच्छे से, और बाकी फिर हम बेस 10 से फिर अदर सभी विषयों में हम जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासेस को शेयर कीजिए, जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, अफोर्डेबल क्लासेस है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये, क्योंकि ये क्लासेस बहुत फायदेमंद होने वाली है जो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश ऑफलाइन क्लासेस या पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अन्य कोचिंग क्लासेस के, तो उनके लिए यूट्यूब पर ये क्लासेस सारी फ्री अवेलेबल रहेंगी, निश्चिंत रहें। एक सजेशन थोड़ा सा मेरा है आपके लिए, आप मैथ स्टार्ट कर सकते हैं अपने सेल्फ से, अभी से प्रारंभ कर दीजिए पीवाईक्यूज देखते हुए आप, क्योंकि मैथ हम करेंगे बाद में थोड़ा सा, जब हमारी सारी यूनिट थ्योरी वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी था। तो मैं चाहता हूँ कम से कम आप अभी से वो यूनिट कवर करके रख लो। 2 प्रश्न आते हैं बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव वाले, पर एक होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, वो पूरा का पूरा मैथ पर ही, तो आप कम से कम अभी प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दीजिए, जिसमें आप उसमें रेशियो निकालना सीख लीजिए अच्छे से, परसेंटेज निकालना अच्छे से सीख लीजिए, ये सारे रेशियो परसेंटेज, और हाँ मेन रेशियो और परसेंटेज अच्छे से सीख लेना यार, बाकी सब अपन कर लेंगे। 2 प्रश्न हैं जो मैथ वाले अलग से आते हैं, और मैं लॉजिकल वाला पार्ट होगा वो हम कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी हम करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप अभी से इसकी प्रैक्टिस सेल्फ से थोड़ा बहुत कर दो, कम से कम 15-20 आधे घंटे निकाल कर, ताकि आपकी जब हम पढ़ेंगे तो और आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी वहां तक। ठीक है, जब हम डीआई वगैरह पढ़ेंगे तो वहां अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, नंबर सिस्टम खत्म आपका, बस कुछ नहीं है। एक क्लास मेरे हिसाब से कल की क्लास ही लास्ट हो जाएगी नंबर सिस्टम के लिए, अब अतिरिक्त ज्यादा क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको नंबर सिस्टम में, है ना। अब इसके अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो हम देख लेंगे, तो हो सकता है 1-2 क्लास लग जाए इसमें, मे बी 2 क्लास लग भी सकती है ना, क्योंकि अलग अलग तरीके से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए, तो फिर अब दीजिए मुझे आप जाने की इजाजत। आप लोग खूब पढ़ें, खूब मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अच्छा खाइए, प्रसन्न रहिए, और स्वतंत्रता दिवस की फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी का महोत्सव मनाइए, ठीक है। भारत सरकार तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान चला ही रखी है, तो अपने अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराइए, और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में 15 अगस्त को मनाइएगा। तो मिलते हैं आज शाम की क्लास। और हाँ भाई साहब, हायर एजुकेशन देखना प्रारंभ कर दीजिए, हायर एजुकेशन प्रारंभ हो गई, वरना डिले होंगी क्लासेस एक टाइम, फिर लास्ट में जाके इतनी सारी क्लासेस ही करोगे ना, थोड़ी दिक्कत आएगी करने में, इसलिए अभी से करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी शाम की, फिर अगली क्लास में। आपकी कौन सी क्लास है? हायर एजुकेशन क्लास नंबर 2, ठीक है। जय हिंद सभी मित्रों को। अच्छा 1 मिनट रुकिए जरा। ठीक है, इसके दोनों आंसर मैंने दे दिए, आप ही लोग करके लाना, ठीक है। मैं कुछ सोच रहा था और कुछ कराने का, पर भी समय हो चुका है मेरे हिसाब से, कल कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। बेस 2 बेस 3 बेस 4 अभी लगेगा हमको यार, अभी इसमें लग जाएंगे 2 क्लासेस और लगेंगे हमको इसमें, है ना। नंबर सीरीज में 2 क्लासेस और अभी ले लेंगे, और आप पीवाईक्यूज निकाल लीजिए, इसके पीवाईक्यूज लगाना प्रारंभ कर दीजिए आप लोग भी अपने से भी, क्योंकि पीवाईक्यूज लगाना ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि मैं तो ज्यादा कितने 10 लगा दूंगा, 15 लगवाऊंगा, कम से कम आप इसके 100 प्रश्न तो लगा ही लो एग्जाम तक, ये वाले, ताकि वो अच्छे से आपकी मेमोरी में सेव हो जाए। क्योंकि आज समझ लोगे, अभी ताजा ताजा याद रहता है, तो जब 2-3 दिन बढ़ते हैं तो हम सब चीजें भूल जाते हैं। इसलिए क्या करना है हमको, चीजों को अच्छे से बार बार मल्टीपल टाइम रिविजन करना है, ताकि चीजें लंबे समय तक आपकी मेमोरी में स्टोर रहे, सेव रहे, आप उसे अच्छे से याद करके रख सके। क्लियर। तो ये था आपका नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक, जो हमने बेस, अच्छा याद रखना हमेशा, ये वाली कंफ्यूजन मत करना, गुणा और भाग में कंफ्यूजन नहीं होना। जब बेस 2 से जब बेस 10 की तरफ, जब अदर बेस कह लीजिए, ये 2 की जगह 4 भी हो सकता है, मैं 2 बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि वो आदत हो जाती तो आ जाती है। अदर बेस से जब बेस 10 में जाएंगे हम,
अदर बेस से, जितने भी अदर बेस से जब बेस 10 में जाया जाए तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब बेस 10 से जब और अदर बेस में जाएंगे तो हम उसमें भाग करते हैं। ये अच्छे से याद रखना। प्रश्न देखेंगे हम कैसे बनेगा, जब बेस 10 से जब अदर जाएंगे तो कैसे तरीके से प्रश्न सोल्व किए जाते हैं। तो ये आंसर मैंने दिया, इन दोनों के आंसर आप मुझे निकाल के देंगे, क्या बनेगा इसका आंसर। क्लियर? या वो 0 1 2 3 अभी मैंने बताया ना पैटर्न आपको कैसे निकालना आंसर। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ स्क्वायर है लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं, यहाँ सीधा सीधा गुणा होगा। जो भी इसका आंसर आएगा, मान लीजिए यहाँ 4 का, मान 4, यहाँ 4 का 3 स्क्वायर होगा, 4 को पहले 3 से स्क्वायर निकालेंगे, 4 का 3 स्क्वायर कितना होगा वो आंसर आएगा, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। क्लियर? फिर उसका यहाँ पे करके फिर सभी चारों पांचों डिजिट का, अब यहाँ तो शून्य शून्य आएगा, 2 का तो कुल मिला के जुड़ना है यहाँ पर ये आंसर। इस 2 का आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा, तो वही इसका मेन आंसर रहेगा। ठीक है, कल हम ये देख लेंगे अच्छे से एक बार और। मुझे अब आप तो लाइव रहोगे नहीं, पर मुझे कमेंट कर देना जो भी व्यक्ति यदि ये क्लास देखता है तो, वरना फिर स्किप करेंगे इस क्लास को। क्लियर? चले फिर, चलिए जय हिंद। फाइनली अब चलते हैं ना।